यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुट एरिया का टेस्ट नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी का फुल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट अभी यहाँ पर होने वाला है, अभी यहाँ पर हो चुका है 13 तारीख को, ठीक है। 13 तारीख को फुल पेपर हो चुका है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी का फुल टेस्ट यहाँ पर हुआ है। जैसे कि एनसीईआरटी का पूरा फुल टेस्ट, उसके बाद अदर्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे जो हैं स्टैटिक बुक के, उसके फुल टेस्ट होंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट है ये एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना है, राइट। तो लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से करेंगे और यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे कि 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आते देखते हैं। ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी का टेस्ट खत्म होने के बाद टेस्ट नंबर फुल 1 जो हमारे सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है और हमारी जो स्टैटिक बुक है उसका, और ये एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना है कि क्या ये है। आते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, माँ जनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता? आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ से चित्रित धूसर मध्यभांड, इसका आंसर होगा। माँ जनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मध्यभांड का उपयोग किया जाता था, और इस प्रकार पात्रों में अधिकतर थालियाँ और कटोरियाँ मिलती थी, ठीक है। ये पात्र काफ़ी पतले और सतह से सुंदर चिकने होते थे, और संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए उसमें करते थे, और ये पात्र मिट्टी से बनाते थे। आंसर पहले का बी करेक्ट होगा। सेकंड है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में कौन सा यहाँ पर इसमें मैच कर रहा बताना है वस्तु और यहाँ पर इसके आयात स्थान से, ठीक है। देखते हैं, देखो पहले यहाँ पर बोल रहा है इसमें तांबा, तांबा क्या होगा? तांबा हो जाएगा आपको यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। उसके बाद टिन अफगानिस्तान, और यहाँ पर सोना कर्नाटका। आंसर क्या होगा? दूसरे का बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों में जो लोगों को यहाँ पर चीज़ें वही मिलती थी जिन्हें, लेकिन तांबा की यहाँ पर लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे यहाँ पर इनका यहाँ पर वे दूर दूर तक आयात करते रहते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? और यहाँ पर कहाँ से बनाने वाले तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात भी यहाँ पर करते थे लोग, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका बी यहाँ से करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के संबंध में विचार करना है। अशोक ऐसा महान शासक था जिसने यहाँ पर अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तीसरे का पहला क्या होगा? तीसरे का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोला है अशोक के यहाँ पर ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर उसकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तीसरा करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। आंसर क्या होगा? 1, 3 करेक्ट है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल काल के संबंध में विचार करना है। चोल काल के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर किसानों की बस्तियाँ जो ऊर कहलाती थी और सिंचित खेती के साथ साथ काफ़ी समृद्ध हो गई थी, और इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद के और नाडू न्याय करने और कर वसूलने को लेकर जैसे यहाँ पर प्रशासकीय कार्य करते थे। चौथे का एक करेक्ट है। सेकेंड बात है, गांव के समूह को नाडू कहा जाता था और ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने के लिए पर वसूलने के ऐसे प्रशासनिक कार्य करते थे, ये बात भी करेक्ट है। आंसर दोनों करेक्ट है, 1 और 2। फोर्थ का आंसर सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? देखो यहाँ से जो गलत है ये हो जाएगा, 1946 में भारत में औपनिवेशिक सरकार रॉयल जो इंडियन नेवी थी उसमें जहाज़ों के फड़के एक विद्रोह को दबाने के लिए कोशिश कर रही थी, और यहाँ उन रिपोर्टों को एक नया नमूना दिया गया था जो गृह विभाग को अलग अलग डॉकयार्ड में मिली थी, ठीक है। और विशाखापट्टनम में स्थित स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हो गई थी। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यामु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन था ये कथन किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का, ये है श्री नारायण गुरु, ये यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। केरल में एझावा जाति के नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता आदर्श रखा था, ठीक है। उन्होंने जातिगत विभिन्नता उसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया था, और उनके अनुसार नारी मानवता एक ही जाति है, और उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7,
सहायक संधि के बारे में विचार करना है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासत को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सातवें का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी को उनके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। सातवें का 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए थे? बताना है कौन से कदम उठाए थे। एक तो देखो, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति से परिचित होने वाला संभवतः भारतीय शासक था और उसने अंग्रेजों के व्यापार में सेट डालने और 1785 ईस्वी में अपनी रियासत पर पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर निर्यात करने पर रोक दिया था। पहला करेक्ट है। सेकेंड, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित स्थापित किए थे। सही बात है। तीसरा, फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना में आधुनिकीकरण किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन नंबर 9, दुचाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? आंसर 9 का हो जाएगा करेक्ट। ये बंगाल के विशेषता बताता है क्योंकि मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की सतह है। दुचाला 2 छत वाली, ये चौचाला 4 छत वाली होती थी। शैली का प्रादुर्भाव जो था ये इसी काल में हुआ था स्थापत्य कला की। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक यहाँ पर जटिल चौचाला यानी 4 छत वाली ढांचे, दर 4 त्रिकोणीय छतें होती थी। ठीक है, और ऊपर की ओर तिर्यक रेखा और एक बिंदु तक यहाँ पर जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 10 है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था के निम्नलिखित विशेषताएं थी कौन कौन सी? न्याय व्यवस्था की विशेषताएं थी, एक तो न्यायिक सुधार में पहला कदम वारेन हेस्टिंग ने बढ़ाया था 1772 में। ठीक है, तो यहाँ से हर जिले में 2 अदालतें बनवाई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे जिसमें यूरोपीय पद्धति का दीवानी कार्य किए जाते थे। सेकंड बात गलत होगी, क्यों? देखो, सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि जो दीवानी बोला है अदालतों में मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और इसमें पद्धति दीवानी पर काम किया जाते थे। क्योंकि देखो, जो दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी और मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी लेकिन कलेक्टर निगरानी काम करते थे। तो तीसरा करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है, 1 और 3 यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। नहीं, सी नहीं होगा, बी करेक्ट है ना, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? आंसर 11 में क्या होगा? करेक्ट आंसर एडमंड बर्क इसका आंसर होगा। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा था तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था जो 7 साल तक चला था। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर पकड़ बनाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार करना है। पहला है, बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल भेज दिया गया था और 1861 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला गलत है। ठीक है, सेकंड बात है, सेकंड बोला है 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये बात सही हो जाएगी आपकी। तीसरी बात है, तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता छापा मारा युद्ध करते रहते थे। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, विधवा विवाह के संबंध में विचार करना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकेंड, 1856 में कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल भाषी इलाके में वीर सैलिंगम, पुलुंतु, पंतुलु
ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी। ये भी सिर्फ पहली बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 सिराजुद्दौला के संबंध में विचार करना है। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बंगाल का नवाब बना था। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का नवाब बना था और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई थी। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद होता था, ये बात करेक्ट है। तीसरा, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, 14 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15 तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किन्होंने गांधी महाराज की जय किनारे लगाए थे? आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर असम चाय के बागान जो मजदूर थे उन्होंने, सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि असम के जो गांधी महाराज की यहाँ पर जय के जो नारे लगाते हुए चाय बागान के मजदूरों ने अपना तनख्वाह में इजाफे की यहाँ पर मांग को लेकर के शुरू की थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों को नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। इनमें यहाँ पर मैचिंग करना है हड़प नीति के संबंध में, रियासतें और वर्ष। ठीक है, 17 हो जाएगा आपका 1 का बी 1848, संबलपुर आपका हो जाएगा दूसरे का ए 1850, तीसरे का उदयपुर 1852, नागपुर 1853। करेक्ट आंसर यहाँ से 16 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन 17 है माझा प्रवास नामक पुस्तक किसके यहाँ पर द्वारा लिखी गई थी? ये किसने लिखी थी? 17 का आंसर क्या होगा? देखो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये विष्णु भट्ट गोडसे, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? विष्णु भट्ट गोडसे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 17 का। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माच प्रवास विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक जगह भाग लेने के लिए निकले थे। और ये विष्णु भट्ट लिखते हैं कि यहाँ पर रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने सलाह दी थी कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि अब 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। ऐसा करके तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 प्राचीन ग्रंथों में हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? 18 का पहला आंसर क्या होगा? 18 का आंसर पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय 18 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 ब्लेन गॉड डिस्टियंस व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। ये व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये भारत की तरह यहाँ पर जावा में डचों को रेल लाइनों के निर्माण को लेकर के वन प्रबंधन समाज में लागू किया गया था। कहाँ पर? जावा में, है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। आगे यहाँ पर इसमें है सेकंड बात है, इसमें गांव वाले लगान के मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए यहाँ पर मुफ्त जैसे भैंसों को उपलब्ध कराए जाते थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनी पर लगान लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद में कुछ गांव इस शर्त पर मुफ्त कर दिए थे कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी को ढोने को लेकर भैंस उपलब्ध कराने को लेकर मुफ्त काम करेगी। ठीक है, इस व्यवस्था को यहाँ पर ब्लैक गॉन के नाम से जानते थे। 19 का क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है सरना देव रा कुडू कान राई इत्यादि क्या थे? ये देखो, ये है जो है ये थे जनजाति लोगों द्वारा वन संरक्षण में किए गए भारत के विभिन्न भागों में घने जंगलों में इसलिए बच पाए थे क्योंकि वे ग्रामीण सरना देवकुरु ये सब जो थे उनके नामों से पवित्र बगीचा समझकर उनकी रक्षा करने थे। तो क्या है? जनजाति लोगों द्वारा पवित्र बगीचा था एक तरह से। सी। क्वेश्चन नंबर 21 है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? करेक्ट आंसर 21 का लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर होगा। अंग्रेज अपनी प्रत्यक्षवादी नीति के तहत भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ समाज को समझना चाहते थे ताकि वह अच्छे शासन कर सकें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। क्वेश्चन 22 थेरवादी शब्द का अर्थ क्या होगा? थेरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें का। यहाँ से ये अर्थ है पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी होता। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि महायान के समर्थक ने अन्य बौद्ध को हीनयान का अनुयायी माना था। हालांकि उनकी पारंपरिक
जो पुरानी परंपरा थी उसमें अन्यायियों ने खुद को थेरवाद बताया था, यानी वे लोग जो पुराने सम्मानित गुरु थे वो थेरों के मार्ग पर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करते हैं? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह से भिन्न होती है। आंसर सी 23 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में आर्थिक इतिहास के संबंध में विचार करना है कि शिकारीपुर थ्राप्स और नट्टुकोट्टई चेट्टियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताना है आपको। यह प्रतिनिधित्व करता है 24 का करेक्ट आंसर बैंकरों और व्यापारियों का समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित यहाँ पर कृषि को वित्त पोषित किया था। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर है, 25 नंबर, होम चार्जेस में क्या क्या सम्मिलित होता था? देखो होम चार्जेस जो था ये इसमें क्या क्या सम्मिलित होता था? एक तो देखो यहाँ पर होता था जो ब्रितानी अफसर तथा व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन। तीनों यहाँ से करेक्ट होगी। 25 का क्या होगा? 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है, औपनिवेशिक काल में भारतीय आर्थिक इतिहास के संबंध में विचार करना है कि गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ठीक है, किसे संदर्भित करता है बताना है। देखो गोमास्ता जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एवं वेतनभोगी कर्मचारियों जिनका काम बुनकर को निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े गुणवत्ता की जांच करना। बी 26 का सही आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर है, 27 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 1901 इसका सही आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से काफ़ी चिढ़ते थे और वहाँ उनका दम घुटता था और वे स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वह बच्चा मनचाहा कभी नहीं कर पाता था उसमें और एक दूसरे शिक्षकों को सुन रहे होते थे और टैगोर का दिमाग वहीं कहीं भटक रहा होता था। तो ये बात क्या होगी? ये यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, मुगल काल में किसानों के संबंध में विचार करना है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 28 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, 17वीं शताब्दी के स्रोतों में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, खुद और कास्ट व पाही कास्ट। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों के ठेके पर खेती करने आते थे। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट होगा। आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में विचार करना है। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। पहला क्या होगा? 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। खेतीहर नगद भुगतान द्वारा ही अदा कर सकता था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि अपन नगद भी भुगतान नहीं कर सकता था, ऐसा कुछ यहाँ पर इसमें नहीं था क्योंकि सिर्फ नगद भुगतान करे, राइट। वही फसलों का भुगतान जो था विकल्प ऑप्शन खुले थे वहाँ पर राजस्व निर्धारण को लेकर के, वो अपना हिस्सा खेती को लेकर के भी यहाँ पर भुगतान कर सकता था। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 30, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब समूचे देसी साहित्य के बराबर था। ये कथन किसका है? 30, ये कथन हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्राम पंचायत के संबंध में विचार करना है। ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता था। पहला 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समिति जैसी समितियां बनाती थीं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इन समितियों में केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही शामिल होते थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर 1 और 2 इसका करेक्ट होगा, ए नंबर 31। 32 नंबर है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है कौन? ग्राम पंचायत का सचिव है ये होता है एक नियुक्त सदस्य, एक नियुक्त सदस्य होता है। ग्राम सभा को सचिव भी होता है, ठीक है, और सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति उससे किया जाता है। 33 नंबर 33,
राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती राज्य की सरकार की जो फिर से पढ़ते क्वेश्चन, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी ब्रैकेट में भरना है क्या, उसकी केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति की जाती है कि सरकार संविधान के नियमों के अधिनियमों को अपना कामकाज कर चलाएगा। नियुक्ति होगी या निर्वाचन होगा या मनोनयन क्या। तो आंसर 33 का जो हो जाएगा यहाँ से नियुक्ति, करेक्ट आंसर होगा सी। आप जब सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो अपने आप से आपके मुंह से नियुक्ति ही निकलेगा, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा, सही आंसर है। 34 है, निम्नलिखित में से नगर निगम के आय के कौन से यहाँ पर स्रोत नहीं है। आय के स्रोत में से कौन सा नगर निगम का नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य कर इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। निगम यह राशि अलग तरीकों से इकट्ठा करता था और ये राशि का बड़ा भाग लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से आता था। वह कर वह राशि थी जो लोगों में सरकार को उपलब्ध कराई जाती थी और सुविधाओं को सरकार देती थी, ठीक है। जिन लोगों के बारे में या जिन लोगों के घर नहीं होते थे उन्हें संपत्ति कर देना होता था और उसके साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं को भी यहाँ पर देते थे, ठीक है। जिनका बड़ा घर होता था उतना ज़्यादा यहाँ पर टैक्सेस होते थे, ठीक है, याद रखना है। 34 का सी। 35 नंबर है 35, निम्नलिखित पर विचार करने मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है, यह अंतरात्मा भी कहलाता है। पहला क्या होगा, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, करेक्ट है। सोचो क्या होगा, देखो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलतराम के पास था। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से क्या हो जाएगी, सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के प्रति हस्ताक्षर कर रहे थे, जिससे श्री जयराम दास, ठीक है, और कृषि खाद्य मंत्री है ना, ये सब थे, तो सिर्फ ये नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है 24 जनवरी 1950 को खाद्य मंत्री कृषि विभाग 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये बात क्या होगी, खाद्य एवं कृषि विभाग जो था मंत्री, ये कौन थे, ये थे श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, है ना, ये गलत हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ओनली वन करेक्ट है, से एक आंसर। 36 आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वैध मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित में से वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था। आंसर क्या होगा 36 का, आंसर 36 का हो जाएगा ए के अय्यर इसका सही आंसर होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये पूरी बात इनके द्वारा पर बताई गई थी वक्तव्य। 37 नंबर है कथन और कारणार्थ पर विचार करना है। कथन कारणार्थ भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई थी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा इसका, ए यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। 37 ए नंबर करेक्ट है। 38 नंबर है मौलिक अधिकारों को अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये किसे कहते हैं, आंसर 38 का क्या होगा। देखो मौलिक अधिकार विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी यहाँ पर ये अधिकार संविधान के दर्ज किए गए, हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक मौलिक अधिकार का हिस्सा होगा। 39 का आंसर क्या होगा, 39 का 39 का ए यहाँ से ओंगला या ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था और इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। 40 भारतीय संवैधानिक व्यवस्था जो होती है उसमें किसके अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा मिलता है तब क्या होगा, देखो तब होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा, है ना। आंसर क्या होगा 40 का बी करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। 41 आते हैं। 41 नंबर है
फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंग सान सूकी अपनी आज़ादी, अपने देश के लोगों की आज़ादी जोड़कर देखती थी और उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति, वह कहलाती थी। वह कहती थी मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति होगी और भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हो। 42 42 नंबर, ठीक है 42 है, 42 हाँ ठीक है। 42 नंबर, किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किन शर्तों को पूरा नहीं करना होता है? ठीक है, किन शर्तों को नहीं पूरा करना होता है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6 सीटों पर जीत दर्ज करना, ये करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इसका 42 का। 43 नंबर है, अधिकारों के प्रयोग के संबंध में विचार करना है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग दूसरों के अधिकारों को वंचित करने के लिए किया जा सकता है, ऐसा गलत है, दूसरे को वंचित के लिए नहीं किया जाएगा, गलत है। ठीक है, तीसरा, निजी या किसी निजी स्थान पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीर लेना, उसे पोस्ट करना, उस व्यक्ति की निजता के अधिकार को उल्लंघन हो सकता है, एकदम सही बात है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 1 और 3 क्या होगा? करेक्ट है 43 का आंसर सी। 44 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसमें। फ्रांस 44 फ्रांस जो हो जाएगा इसमें बोला है आपका ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन कानून निर्माण की विधि, राइट। उसके बाद अमेरिका आपको हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आयरलैंड राज्य के नीचे सकता। तो करेक्ट आंसर 44 का भी। 45 नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन, समानुपातिक यहाँ पर प्रतिनिधित्व प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। पहला क्या होगा? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके अंतर्गत पूरे देश में बहुस्तरीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 45 का आंसर सी। 46 आते हैं, 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही ढंग से समझाई गई है इसमें? 46 में देखो, इसमें सही ढंग से समझाई गई कौन सी? इन चारों में। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान कभी कभी या कभी कभार यहाँ पर अलग अलग फसलें उगाता है और इसे फसल चक्रण कहते हैं, है ना। स्थानांतरित कृषि में जमीन एक टुकड़े पर छोड़े गए या थोड़े समय के लिए यहाँ पर खेती करना, फिर दूसरी जमीन पर चले जाना। और यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा जी हो जाएगा फसल चक्र का अर्थ होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग फसल उगाना। सी यहाँ से 46 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 47 नंबर आते हैं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और उसके भौगोलिक वितरण के संबंध में विचार करना है। माहे जिला मालाबार तट के स्थित एक इनक्लेव है जो केरल राज्य की सीमा के भीतर घिरा हुआ है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यानम भारत में पूर्वी तट पर स्थित है जो तमिलनाडु राज्य के भीतर एक इनक्लेव बनाता है। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरा, क्योंकि यानम भारत के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है लेकिन ये तमिलनाडु राज्य के भीतर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर होगा। तीसरा है, कराईकल कोरोमंडल तट पर स्थित है जो पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। ये बात करेक्ट है। 47 का सही आंसर बी। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप खंड का भाग नहीं है? प्रायद्वीप खंड का भाग में से कौन सा नहीं है? प्रायद्वीपीय खंड का देखो, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित और उत्तर के इसके चौड़े आधार सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि यहाँ पर महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बिक और एंगलोंग पठार के नाम से जानते हैं। आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है। मिजो श्रेणी इसमें नहीं आएगी। 48 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पिटली पिट्टी द्वीप स्थित है कहाँ? पिटली पिट्टी द्वीप स्थित है कहाँ? 49 का आंसर हो जाएगा क्या? सोचो क्या होगा? अगर यहाँ पर जापान होता तो लोग जापान मारते इसमें, है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन देता इंडिया, जापान, चाइना ऐसे करके तो ज़्यादातर लोग जापान मारते, लेकिन जो आंसर इसका हो जाएगा 49 का, पढ़ के जाएंगे तो लक्षद्वीप मार के आएंगे, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर पिटली पिट्टी आप जापान जैसा ही नाम मिलता जुलता है ना।
तो बी क्या होगा, 49 का करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 49 50 नंबर। कोल खवोज किस देश या किस यहाँ पर महाद्वीप की सामूहिक कृषि का नाम है? आंसर 50 का क्या होगा, ये सोवियत संघ क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर 50 का होगा। ठीक है, सामूहिक यहाँ पर श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ कृषि की दिशा और दशा सुधारने एवं उत्पादन को वृद्धि को लेकर के आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को लेकर सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। 51 नंबर आते 51। इसमें बोले हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है उसके ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति जो होती हैं उनका सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम कौन सा होगा? आंसर 51 को हो जाएगा। पर्णपाती वन, आर्द्रशीतोष्ण वन, कटिबंधी वन, शीतोष्ण कटिबंधी वन, घास लाइकेन के मैदान, ये सब होते हैं। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 52 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। इसमें नर्मदा नदी और यहाँ पर इसके बांध, मतलब नदी यहाँ पर दे रखा है, बांध दे रखा है। ठीक है, 52 पहले यहाँ पर है नर्मदा क्या होगा? नर्मदा आपको हो जाएगा यहाँ से ये ओंकारेश्वर बांध, चंबल आपको हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, कृष्णा आपको हो जाएगा 1 नागार्जुन बांध, और कावेरी आपको हो जाएगा 3 मेट्रो बांध। 52 का करेक्ट आंसर डी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसको उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति मानव प्रयासों पर छाप पड़ने लगती है। ठीक है, उपयुक्त मानव प्रकृति अनुक्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया था? आंसर 53 का क्या होगा? 53 का ये संभववाद इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मानव क्रियाएं जो होती हैं ये सांस्कृतिक भूतरस की रचना करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र होती है और उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य और विश्राम स्थल, विशाल नगरी प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदान व तरंगित पहाड़ों की चारागाही, तट, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होती है। तो आंसर क्या होगा? ये संभववाद इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 54 54 नंबर है। इसमें बोले अंतर्वेदी आग्नेय स्थल रूपों के संबंध में विचार करना है। ये बैथोलित बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार लगभग समतल होता है और ये विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। 54 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, लिकुलित अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की सतह के निकट स्थित होते हैं जो अपनी पूरी चौड़ाई में एक समान रूप से पतली होती है। सेकंड गलत होगा। तीसरा, डाइक दीवार जैसी संरचनाएं होती हैं जो तब बनती है जब मैग्मा दरारों से जोर लगाकर बाहर निकलती है और जमीन के लगभग लंबवत रूप से जम जाती है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 54 का सी। 55 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। नजका प्लेट क्या होगी? नजका प्लेट यहाँ से जो हो जाएगी ये उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ये बात गलत है, क्योंकि नजका प्लेट जो होती है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित होती है, उत्तर अमेरिका नहीं होगी। सेकंड है फिलीपीन प्लेट, ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होगी। सही बात है। आगे तीसरा बोला है कैरोलिन प्लेट। ठीक है, कैरोलिन प्लेट जो है ये फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। करेक्ट क्या होगा आंसर? 2 और 3 करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 56 से 56 नंबर, स्वर्ण कलर किसे कहते हैं? स्वर्ण कलर कहे जाते हैं किसे? ये क्या इनको क्यों बोलते हैं? देखो, स्वर्ण कलम जो होता है ये पंचम क्रियाकलाप को बोलते हैं। पंचम क्रियाकलाप वैसे होती है जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन, व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या करती है। ठीक है, और इनका प्रयोग नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। ये प्रायः स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक उप विभाग होता है। आंसर 56 का डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 57 नंबर है। इसमें बोल रहा है डुलुथ और बुफालो पत्तन अवस्थित है कहाँ? ये अवस्थित हैं। आंसर करेक्ट हो जाएगा वृहद झीलें सेंट यहाँ पर लॉरेंस समुद्री मार्ग जो होते हैं उसमें। ठीक है, आंसर 57 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और ये उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलें और यहाँ पर सुप्रियर ह्यूमरन, इरी, ओंटारियो, सूनहर है ना, ये सब यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं। आंसर सी करेक्ट है। 58 नंबर है 58, निम्नलिखित में से धाराओं और उनकी प्रकृति पर विचार करना है। जलधारा और प्रकृति की कौन सी है? 58 पहला हो जाएगा अग्लोहास धारा हो जाएगी कि दक्षिणी हिंद महासागर अफ्रीकी के पूर्वी तट पर साथ बहती है। ठीक है, क्या होगा? दक्षिणी हिंद महासागर और पूर्वी साथ क्या होगी? ये बहती है और ये
शीत धारा नहीं होगी, है ना, गर्म धारा होगी है, गलत हो जाएगा। फॉकलैंड की धारा क्या होती है, ये ठंडी धारा होती है, गर्म लिखा है, गलत हो जाएगा। कैलिफोर्निया धारा क्या होती है, गर्म ठंडी, ये ठंडी धारा होती है, लेकिन यहाँ पर गर्म दे रखा है। किनारी धारा शीत धारा होती है, ये बात करेक्ट है, ठंडी होती है। क्यूरोसी धारा भी गर्म होती है, ये भी बात करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पर 4 और 5 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 नंबर। ज्वार के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। ज्वार के प्रकार और इनकी क्या विशेषता होती है। पहला, देखो दैनिक ज्वार होता क्या है। दैनिक ज्वार जो होता है, इसमें ये सबसे समान बात होती है, ये ज्वारी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार होते हैं। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार समान ऊंचाई से होती है उनकी, ठीक है। ऊंचाइयाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होगा, तो ये बात बोला है कि एक बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। सेकंड बात है इसकी, पहला गलत है। दैनिक ज्वार क्या होता है, देखो दैनिक ज्वार जो होता है, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एक निम्न ज्वार होता है और उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। ये बात क्या होगी, ये बोला कि 2 बोल रहा है तो गलत हो जाएगा भी, है ना। तीसरा, मिश्रित ज्वार का होता है, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई भिन्नता होती है, ये बात करेक्ट है। तो आंसर सिर्फ तीसरा करेक्ट है, 1 2 गलत है, गलत पूछा था तो भी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, कौन सा, 60 नंबर क्वेश्चन है। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र में भागीदार तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोगी बना दिया। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएगा। ये कथन किसका है। 60 का आंसर क्या होगा, देखो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी, इसका ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 60 बनाते हैं। 61, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन गलत है, बताना है। कौन सा कथन ऐसे गलत है। 61 में जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, एक तो नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत है। और तीसरा, प्रचंड बेरोजगारी अधिकता शहरी क्षेत्रों में, प्रचंड बेरोजगारी में अधिकांशता शहरी शिक्षित होते हैं, ये भी बात गलत है। जरूरी नहीं कि शहरी शिक्षित हो सब, ठीक है। तो ये दोनों बात आंकड़े के हिसाब से बताई जा रही हैं, तो गलत हो जाएंगे। 1/4 सिर्फ इसका करेक्ट होगा। क्या होगा, 1/4 यहाँ से इसका सिर्फ करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 61 का 2 3 तो गलत हो गया, ठीक है। 1/4 इसका करेक्ट आंसर है। तो पूछा क्या है, कौन सा गलत है, तो गलत की बात करते हैं 2 3, यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, 62। सामाजिक बहिष्कार और सुभ्रता पर गरीबी आधारित यहाँ पर विशेषण के संबंध में विचार करने कौन सा सही नहीं है। 62 में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो यहाँ पर जो सही नहीं हो जाएगा, इसमें जो सही नहीं है 62 में, ये हो जाएगा डी नंबर, सुभ्रता पर आधारित गरीबी का विशेषण लोगों की जोखिमों से निपटने और सामाजिक राजनीतिक क्षमता पर आधारित होता है। डी 62 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं 63 नंबर। खास असुरक्षा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में खास सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात कम होता है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। देश के यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ गरीबी दर अधिक होती है, आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में, यौन क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदा का खतरा होता है, खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे लोगों में संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात पहली वाली गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है, सही बात है। भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य असुरक्षा को दर्शाती है, एकदम सही बात है। चौथा, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भविष्य की भूख को समाप्त करना और वर्तमान में भूख के जोखिम को कम करना शामिल होगा। ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा हासिल करने का मतलब होता है कि वर्तमान में मौजूद भूख को खत्म करना और भविष्य में भूख लगने वाले जोखिम को कम करना। भूख के 2 आयाम होते हैं, एक दीर्घकालिक और एक मौसमी, ठीक है। आंसर यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का 64 नंबर है। मौसमी भूखमरी मुख्यतः किससे संबंधित है। 64 का आंसर क्या होगा, मौसमी भूखमरी जो संबंधित है, ये संबंधित है। 64 का बी फसल उपजाने और काटने के चक्कर से संबंधित होगी, ठीक है। 65 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वेज नहर उत्तर पश्चिम मिस्र में स्वेज संधि के बार पार उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग होगा। 65 का पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है क्योंकि स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार स्वेज नहर और उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि को आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सैयद कुलाल सागर की एक प्रसागर से खाड़ी से जोड़ता है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, स्वेज नहर भूमध्य सागर या मिस्र पत्तन पोर्ट सैयद कुलाल सागर की एक शाखा से जोड़ेगा, ठीक है। ओनली दूसरा करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से
केवल 2 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 आते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होता है, प्रारंभ करना होता है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के जो समर्थ है उसमें विविधपूर्ण जीवन जीने के नए अवसर को प्राप्त कराए। और ये ध्येय किस पंचायत योजना से संबंधित होगा? 66 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका सही आंसर है। 67 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV है ना, जो बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित रहता है। 67 का पहला क्या होगा? पहली बात गलत है, सीमित यहाँ पर नहीं है इसमें। सेकेंड बात है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों को प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ था, ये बात भी करेक्ट है। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर डी करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। सेकेंड बात यहाँ से औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मुख्य आधार बनाया गया था, ये बात करेक्ट है 1956। तीसरा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के होते थे, ये बात भी गलत है। ठीक है, चौथा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग के लोग में उद्यम और उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। ठीक है, ये भी बात यहाँ से गलत है क्योंकि प्रथम वर्ग के उद्योग शामिल थे, द्वितीय वर्ग नहीं थे। आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 इसका गलत है। 1, 3, 4 गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है इसका। गलत पूछा है तो 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 69 69 नंबर है, न्यूनतम समर्थित कीमत MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर क्या इसमें होगा सही। देखो इसके बारे में जो सही होगा, ये किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित यहाँ पर मूल्य उपलब्ध कराती है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है और इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से बुआई और मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। क्वेश्चन 70 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर राज्य और यहाँ पर वैकल्पिक इसकी मंडी का नाम दे रखा है, कौन कौन सी होंगी? राज्य वैकल्पिक मंडी कौन सी है? पहली बात है पंजाब कब हो जाएगा? यहाँ से अपनी मंडी होती खुद की। ठीक है, पुणे का क्या होगा? पुणे का आपका हो जाएगा हड़पसार मंडी है ना। आगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हो जाएगा आपका रायथुबाज मंडी और तमिलनाडु का आपका हो जाएगा उझावर मंडी। करेक्ट आंसर यहाँ से 70 का सी करेक्ट है। 71 नंबर 71 निम्नलिखित पर विचार करना है। संकटापन प्रजातियाँ, सुभेद प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ। देखते हैं 71 में पहली बात। देखो संकटापन प्रजाति क्या होती हैं? संकटापन प्रजातियाँ, इसमें वे सभी प्रजातियाँ सम्मिलित होती हैं जो जिन्हें लुप्त हो जाने के बाद खतरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन नेचर जो होता है IUCN की विश्व यहाँ पर सभी संकटापन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट यहाँ पर प्रकाशित करता है। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से क्या होगी? सही है। सेकेंड, सुभेद प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम है और ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों में सीमित हैं, ऐसा गलत है। सुभेद मतलब होता है कहीं कब कुछ यहाँ पर खत्म हो रही है ना, या कुछ यहाँ पर है जिन्हें यहाँ पर यदि संरक्षित नहीं किया गया तो विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, दुर्लभ प्रजातियाँ क्या होती हैं? दुर्लभ प्रजातियाँ वे होती हैं जो संसार में इन प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम है और ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों में सीमित है या बड़े विरल रूप में बिखरी हुई है। ठीक है, तो ये बात ये भी गलत हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से पहला करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगे। 1 नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर है, कृषि के संबंध में विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा उत्पादन बाजार में बेचा गया एक अंश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 बोला है, आज के विशेष रूप से या विशेष आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है बल्कि सकल घरेलू उत्पाद समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं होगा। कथन है किसका? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन है आर के या के आर नारायण, सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 74 आते हैं। 74 है, निम्नलिखित यहाँ पर कथन और कॉलम है, देखते मैच करते हैं। इनके उपकरण कौन कौन से होंगे? CRR क्या होगा? CRR आपको हो जाएगा एक फर्स्ट जमा राशि का व्यापार से जो बैंकों को RBI के पास नकद रखना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात, SLR जमा राशि का व्यापार से जो बैंकों को नकदी रूप में रखना अनिवार्य होगा। तीसरा, बैंक दर बैंक रेट वेदर जिस पर RBI बैंकों को पुनर्खरीद समझौते को ऋण देता है बिना ऋण मतलब
पुनर्खरीद समझौते के बिना ऋण देता है। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर हो जाएगा आपका वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण खरीद पुनर्खरीद समझौतों के साथ देगा। आंसर 74 का ये करेक्ट है। 75 नंबर है भुगतान संतुलन जो है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है प्रेषण, बैंकिंग सेवाएं, सॉफ्टवेयर सेवाएं, अपतटीय निधि, इनमें से कौन सा चालू खाता आदर्श के भाग या घटक के भाग हैं? आंसर 75 का क्या होगा? 75 का चालू खाता जो घटक के भाग होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। 1 2 3 इसका आंसर होगा, लेकिन अपतटीय निधि इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 76 है सिलाई मशीन की सुई की गति होती है कैसी? सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? ये आवर्ती गति होती है। क्या होती है? आवर्ती गति, क्योंकि सिलाई मशीन अपनी अवस्थिति पर रहती है, जबकि यहाँ पर उसका पहिया वर्तुल गति में घूमता रहता है। और सुई एक सीधी होती है ना, जब तक पहिया गुणन करता तब तक निरंतर उसमें गति करती रहती है, और यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही होती है। आंसर सी 76 का आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 76 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? एनसीईआरटी का फुल टेस्ट है। ठीक है, और अभी जो हम लोग का सब्जेक्ट का फुल टेस्ट चलना है वो हम लोग का हो चुका है। कब? 13 तारीख को हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसको कल शाम तक कवर करेंगे। ठीक है, वो भी कवर करेंगे। ये भी यहाँ पर जितने भी टेस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर अब फुल लेंथ पर सबके स्टार्ट हो चुके हैं, वो सब कवर करेंगे। राइट, तो एंड करते हैं। कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। 76 तक यहाँ पर पूरे हो चुके क्वेश्चन। अभी एक पेपर आज हम लोग और करेंगे, करीब यहाँ पर 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन उसके भी जैसा होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है वहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।